हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। एग्जाम पर्पस में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज का सेशन सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं किस टाइप से आ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उस पे आज की क्लास रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। जैसे कि आप लोग अपनी देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन क्रॉप प्रोडक्शन द फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म बाय द फार्मर इज। मतलब जब फील्ड की प्रिपरेशन कर रहा है कोई किसान, तो सबसे पहला ऑपरेशन किसान क्या करता है, एक फार्मर सबसे पहला ऑपरेशन अपने फील्ड में, अपने खेत में क्या करता है। तो जैसे कि ऑप्शन दिया गया है, प्लांटिंग ऑफ सीड, मतलब सीड की बुआई कर रहा है, टिलेज ऑपरेशन कर रहा है, इंटरकल्चरल ऑपरेशन कर रहा है, या फिर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कर रहा है। तो सबसे पहला ऑपरेशन बच्चों, हम लोग जैसे टिलेज की क्लास में पढ़े थे, तो सबसे पहला सीड बेड प्रिपरेशन में सबसे पहला ऑपरेशन क्या होता है, टिलेज ऑपरेशन। तो इसमें क्या, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। जैसे टिलेज इज नोन एज spreading of manures in field, mechanical manipulation of soil, sowing of seed, leveling of fields। तो इसमें से कौन सा बच्चों ऑप्शन सही होगा। जैसे हम लोग टिलेज की जब क्लास चली थी बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले टिलेज की डिफिनीशन पढ़े थे। तो टिलेज क्या कहलाता है, टिलेज इज ए मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉयल। तो ऑप्शन बी जो दिया है, मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉयल, तो बी ऑप्शन क्या होगा इसमें, करेक्ट होगा। जैसे कि इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग टिलेज। टिलेज क्या करता है, देख सकते हैं सबसे पहला जो इमेज है, बिफोर टिलेज। टिलेज जब एक खेत में नहीं हुआ रहता है, तो क्या है, क्रॉप रेजिड्यू उसी खेत में पड़े हुए हैं, जो सॉयल है बिल्कुल हार्ड है, और जो वीड्स हैं वो उगे हुए हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं या जो उसकी एनर्जी को खींचते हैं पूरी, वो रहते हैं। और सेकेंडरी जब टिलेज ऑपरेशन हो चुका है फील्ड में, तो उसके बाद जैसे देख सकते हैं क्या है, प्रॉपर एरेशन जा रही, प्रॉपर एयर जा रहा है सॉइल के अंदर, रेडी फॉर प्लांटिंग, मतलब सोइंग के लिए रेडी हो चुकी है वो सॉइल, लेवल हो चुकी है, और सॉइल लूज हो चुकी है, जिससे प्रॉपर इनफिल्ट्रेशन वाटर का भी होगा, रन ऑफ कम होगा वाटर का। तो ये सब पूरा क्या है, टिलेज का ऑपरेशन है। अब तीसरे क्वेश्चन में जैसे हम लोग आते हैं, डीप प्लॉइंग इज ऑल्सो नोन एज। तो डीप प्लॉइंग क्या होता है, जैसे जो 20 से 30 सेंटीमीटर डीप जो इम्प्लीमेंट्स जा रहा है, मिट्टी को कट कर रहा है, तो वो ऑपरेशन किस में होता है। तो हम लोग टिलेज में क्या पढ़े थे, दो टाइप से ऑपरेशन होता है, एक प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन है, एक सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन। तो जो प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन के जो इम्प्लीमेंट रहते हैं, वही क्या करते हैं, डीप प्लॉइंग करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए प्राइमरी टिलेज सही होगा। अब जैसे फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज आर। टिलेज के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, ऑब्टेन ए डीप सीड बेड, एरेशन ऑफ सॉयल, एड ह्यूमस एंड फर्टिलाइजर्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव टिलेज के पढ़े थे क्या, कि जो इंसेक्ट जो अंदर ब्रीडिंग कर रहे हैं, एग्स दे रहे हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय करता है बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। प्रॉपर सनलाइट जाएगी सॉइल के अंदर तक, एरेशन प्रॉपर एयर मिलेगा, वाटर का इनफिल्ट्रेशन बढ़ेगा, और डीप सीड बेड बनेगा, ऑब्टेन डीप सीड बेड, ह्यूमस और फर्टिलाइजर सॉइल में आएगा। तो इससे क्या होगा, जो सारे ऑप्शन जो ए बी सी है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन डी इसमें क्या होगा, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम लोग देखते हैं, प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड मेनली टू, मतलब प्राइमरी टिलेज किस पर्पज से परफॉर्म किया जा रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, रीअरेंज सॉयल एग्रीगेट, पुल्वराइज द सॉयल, टू कवर प्लांट मटेरियल, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द थ्री। तो प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन किस मेनली पर्पज से परफॉर्म किया जा रहा है, अरेंज सॉयल एग्रीगेट, मतलब जो सॉयल में जो एग्रीगेट्स हैं, मतलब जैसे वीड्स है, अनवांटेड प्लांट्स हैं, या जो
जो हार्ड पैन बन गई है सॉइल की, जो इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर वाटर का, अंदर पानी नहीं जा रहा, प्रॉपर एयर नहीं जा रहा, तो उसको लूज करता है पहले वो टिलेज ऑपरेशन। प्रॉपर सीड बेड बनाता है, सोइंग के लिए वो हेल्पफुल रहता है। पुल्वराइज करता है सॉइल को, और कवर प्लांट मटेरियल को भी वो एक कवर करता है। तो इसमें भी ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट इज। तो इसमें पूछा गया है कि प्राइमरी टिलेज इन सब ऑप्शन में से कौन सा है। एमबी प्लाव है, डिस्क प्लाव है, या फिर ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव। तो एमबी प्लाव और डिस्क प्लाव जितने भी प्लाव हैं इम्प्लीमेंट में, वो सब किस में आते हैं, प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही इसमें करेक्ट होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि चीजल प्लाउ क्या है, सेकेंडरी टिलेज टूल है, या प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट है, बोथ है, या फिर मिनिमम टिलेज मशीन है। तो चीजल प्लाउ क्या है, चीजल प्लाव मतलब जो पहले जो हल देखे होंगे आप लोग, हल जिस शेप का रहता था, तो उसी शेप में ये चीजल प्लाव उसी को बोलते हैं। तो ये क्या है, प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट है। प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट क्यों है, क्योंकि ये डीप प्लॉइंग करता है, अंदर तक मिट्टी को कट करता है, 15 to 20 सेंटीमीटर डीप जाता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन इज टू। अब इसमें पूछा गया सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ब्रेक द सॉयल, क्रिएट प्रॉपर सॉयल टिल्थ फॉर सीडिंग एंड प्लांटिंग, डीप प्लॉइंग, या फिर लास्ट ऑप्शन रिड्यूस सॉयल इरोजन। तो ब्रेक द सॉयल, तो ब्रेक द सॉयल किसका ऑपरेशन है, ये प्राइमरी टिलेज का ऑपरेशन है। और जैसे डीप प्लॉइंग कौन सा इंप्लीमेंट करता है, प्राइमरी टिलेज में जो इंप्लीमेंट आते हैं वो डीप प्लॉइंग करते हैं। और सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट क्या करते हैं, जो क्लॉट्स ऊपर रह जाते हैं, जो बड़े बड़े ढेले, जो जिस मिट्टी के ढेले जो रहते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने का काम क्या करता है, सेकेंडरी टिलेज में जो इंप्लीमेंट आते हैं वो। और रिड्यूस सॉइल इरोजन, ये भी क्या करेगा, प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन के अंदर हो जाता है। तो ऑप्शन जो बी है, क्रिएट प्रॉपर सॉइल टिल्थ फॉर सीडिंग एंड प्लांटिंग, सीड को सो करने के लिए, प्लांट लगाने के लिए क्या होता है, प्रॉपर क्रिएट करेगा सॉइल को। तो वो किसके अंदर आ जाता है, सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन के अंदर। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। अब इसमें पूछा गया सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन इज परफॉर्म, तो ऑप्शन देखते हैं इसमें, बिफोर प्राइमरी टिलेज मतलब प्राइमरी टिलेज के पहले परफॉर्म किया जाता है, या आफ्टर प्राइमरी टिलेज के बाद में परफॉर्म किया जाता है, या प्लॉइंग द सॉइल को प्लॉय करके किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी बी एंड सी दोनों। तो सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन कब किया जाता है, प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन फार्म फील्ड में हो जा रहा है उसके पहले या उसके बाद में। तो ऑप्शन बी, जो आफ्टर प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन के बाद ही हम लोग सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसमें बच्चों, करेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पटेला हैरो। पटेला हैरो क्या होता है बच्चों, इसमें ये क्या होता था, लेवल करने के लिए मिट्टी को लेवल करता था। एक मतलब शीट टाइप की होती थी बड़ी सी, उसमें थोड़े छोटे छोटे टाइल्स लगे होते थे। तो वो क्या करता था, मिट्टी के जो छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं उसको ब्रेक डाउन करता था। फिर वो जो उसमें जो ब्रैकेट लगा रहता था पटेला में, तो वो क्या करता था, लेवल करता जाता था। तो पटेला हैरो किस में आता है, प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट में है, या सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट में है, हैंड टूल है, या फिर सभी ऑप्शन सही हैं। तो पटेला हैरो क्या आता है, सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट में आता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा बच्चों, इसमें करेक्ट होगा। अब पटेला हैरो के बारे में थोड़ा जानते हैं। पटेला हैरो जैसे इमेज में आप लोग देख भी सकते हैं, ऊपर क्या है, एक वुड ब्लॉक रखा है भारी सा,
और नीचे क्या है, छोटे छोटे टाइन्स हैं, स्पाइक्स टाइप के हैं, तो वो क्या करता है, सॉयल को क्या करेगा, क्लाउड्स जो रहेंगे छोटे छोटे उसको ब्रेक डाउन करेगा, वीड्स जो रहेंगे फील्ड में उसको रिमूव करेगा, और क्या करेगा, कलेक्ट भी करेगा, जो उसमें जो टाइन्स छोटे छोटे दिए गए हैं वो क्या करता है, रूट, जो ऊपर रूट्स रहते हैं या वीड्स रहते हैं उसको कलेक्ट करने का भी काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्लॉड क्रशर इज यूज्ड फॉर। क्लॉड क्रशर भी हम लोग इम्प्लीमेंट में पढ़े थे। क्लॉड क्रशर का काम क्या होता था, जो बड़े बड़े क्लॉड्स जो प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन के बाद फॉर्म होते हैं, तो उसको ब्रेक डाउन करने का काम, उसको फाइन पार्टिकल में लाने का काम क्या करता है, क्लॉड क्रशर। तो क्लॉड क्रशर इज यूज्ड फॉर शैलो टिलेज, ब्रेकिंग क्लॉड या लेवलिंग ऑपरेशन या फिर जीरो टिलेज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, क्लॉड क्रशर क्या करता है, ब्रेक करता है किसको, क्लॉड्स को। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। अब क्लॉड क्रशर आप लोग इमेज में देख भी सकते हैं, जो इसमें स्पाइक्स बने हैं इस रोलर में, ये जो रोलर आप लोग को दिख रहा होगा, तो ये रोलर क्या करता है, मिट्टी को कट करता है, सॉरी मिट्टी को क्या करता है, ये जो क्लॉड्स बन रहे थे उसको ब्रेक डाउन फाइन पार्टिकल्स में लाता है। जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, बिफोर क्या था, क्लाउड प्रोसेसर चलाने के पहले हार्ड क्लाउड्स थे, बड़े बड़े क्लाउड्स थे, और जब क्लाउड प्रोसेसर हम लोग फील्ड में एक बार चला लेते हैं तो उसके बाद फाइन सॉयल, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल सॉयल के आ जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही क्या होता है, इसी के बाद लेवलिंग करके क्या होता है, सोइंग और प्लांटेशन हम लोग फील्ड में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे आते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीमेंट इज सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट। तो इनमें से कौन सा सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट है, डिस्क हैरो है, कल्टीवेटर है, एमबी प्लाव है, या फिर बोथ, ए एंड बी, डिस्क हैरो और कल्टीवेटर दोनों ही हैं। तो सेकेंडरी टिलेज क्या होता है, डिस्क हैरो भी सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट में आता है और कल्टीवेटर भी सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट में आता है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी, बोथ ए और बी क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, पल्वराइजेशन ऑफ सॉयल सीड बेड इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ, मतलब जो सॉइल को पल्वराइजेशन कर रहे हैं सीड बेड प्रिपरेशन में, तो वो किसका ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी टिलेज का ऑब्जेक्टिव है, सेकेंडरी टिलेज का ऑब्जेक्टिव है, नो टिलेज है, नो टिलेज है, या फिर एक मिनिमम टिलेज का ऑब्जेक्टिव है। तो ये क्या है, पल्वराइजेशन ऑफ सॉयल किसका ऑब्जेक्टिव है, सेकेंडरी टिलेज का ऑब्जेक्टिव है बच्चों। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसमें, करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब सॉइलर इज ए, सबसॉइलर क्या है, एक प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट है, या सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट है, या नो टिलेज इम्प्लीमेंट है, या फिर नन ऑफ दी अबव, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो सबसॉइलर क्या होता है, जैसे परमानेंट जो इम्प्लीमेंट वर्क कर रहा है फील्ड में, तो क्या होता है, मिट्टी के अंदर जो लेयर बनती जाती है वो क्या होता है, हार्ड पैन बन जाती है। तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग सब सॉइलर का यूज करते हैं। तो क्या होगा, डीप प्लॉइंग करेगा। तो जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, डीप प्लॉइंग कौन से इम्प्लीमेंट करते हैं, जो प्राइमरी टिलेज के अंदर आते हैं। तो इसी तरह सब सॉइलर किसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा, प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट का। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं, पेनिट्रेट 12 to 24 इंचेस डीप, मतलब अप्रॉक्स 40, 45, 60 सेंटीमीटर तक भी ये क्या करता है, अंदर डीप प्लॉइंग करता है। और जैसे हार्ड पैन या कॉम्पैक्ट सॉइल की लेयर को क्या करता है, ब्रेक डाउन करेगा, सॉइल को लूज करेगा कि प्रॉपर अंदर तक एयर जा सके।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन, मतलब किस वर्क में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है, प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन में, सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन में, या मिनिमम टिलेज ऑपरेशन में, या फिर कोई टिलेज ऑपरेशन नहीं हो तो उसमें। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी बच्चों की इसमें लगेगी प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन में, जो पहला ऑपरेशन फार्म फील्ड में फार्मर कर रहा है, सॉयल की हार्ड पैन को ब्रेक डाउन कर रहा है, डीप प्लॉइंग कर रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन, सबसे कम एनर्जी किस में लगती है, कौन से ऑपरेशन में लग रही है। ऑप्शन ए जैसे दिया है प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन, या ऑप्शन बी सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन, ऑप्शन सी नो टिलेज ऑपरेशन, या फिर लास्ट ऑप्शन देखते हैं मिनिमम टिलेज ऑपरेशन। तो सबसे कम एनर्जी किसमें लगेगी बच्चों, नो टिलेज ऑपरेशन में, जिससे कोई टिलेज ऑपरेशन फील्ड में नहीं लिया जा रहा है, उसी में से क्या होगा, सबसे कम टिलेज जो एनर्जी लग रही है वो सबसे कम लगेगी। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैक्सिमम सॉयल मैनिपुलेशन इज डन इज, मतलब जो सॉयल का मैनिपुलेशन है, कट करना, लिफ्ट करना, टर्न करना, तो ये सब वर्क सबसे ज़्यादा किस टिलेज ऑपरेशन में हो रहा है, प्राइमरी टिलेज में हो रहा है, सेकेंडरी टिलेज में, मिनिमम टिलेज में, या फिर नो टिलेज है उसमें हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा किस में ये सॉयल का मैनिपुलेशन होता है, टर्नओवर सॉइल का, तो प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन जो ऑप्शन ए दिया है वो क्या होगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर ए स्मॉल स्ट्रिप ऑफ सॉयल इज टिल्ड इज नोन एज, मतलब जो स्मॉल स्ट्रिप्स जो बनती हैं टिलेज ऑपरेशन में, तो वो कौन सा ऑपरेशन कहलाता है, तो जो तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रिप टिलेज कहलाएगा। तो स्मॉल स्ट्रिप ऑफ सॉइल इज टिल्ड इज नोन एज स्ट्रिप टिलेज। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हैरो इज ए सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट हाई रोटावेटर इज ए, हैरो जैसे कि सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट में आ रहा है, तो एक रोटावेटर किस किस टाइप का इम्प्लीमेंट है, प्राइमरी टिलेज टूल है, या सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट है, या रिड्यूस टिलेज इम्प्लीमेंट है, या फिर नो टिलेज मशीन है, कोई टिलेज मशीन के अंतर्गत ये है रोटावेटर नहीं आता। तो रोटावेटर जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है, किसान इसको एज ए प्राइमरी टिलेज टूल के या प्राइमरी टिलेज मशीन के तौर पे अपने फील्ड पे यूज करता है। बट ये क्या है, इसको क्या कहा, सेकेंडरी टिलेज में भी आता है ये। तो ऑप्शन क्या होगा, जो ए ऑप्शन है उसमें क्या लिखा है, टूल लिखा है, तो वो क्या है, रोटावेटर एक टूल नहीं है, वो एक इम्प्लीमेंट है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन जो है सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट, वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलक ड्रॉन सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट इज, जो एनिमल ड्रॉन सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट आते थे पहले, तो इनमें से कौन सा एनिमल ड्रॉन है, बुलक ड्रॉन है, जो जो बुलक्स रहते हैं उनके द्वारा जो ऑपरेशन लिया जाता था फील्ड में, तो इनमें से कौन से इम्प्लीमेंट उसके उसमें हैं, आ रहे हैं। तो जैसे पहला ऑप्शन है बखार ब्लेड, बखार ब्लेड है, या हैरो है, या त्रिफाली है, या इनमें से तीनों ऑप्शन सही हैं। तो जो बखार ब्लेड है वो भी बुलक के थ्रू यूज होता था फील्ड में, और जो हैरो है जो सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन के तौर पे यूज होता है, वो भी क्या होता था, बुलक के थ्रू पहले किसान यूज करता था, और त्रिपाली भी बुलक ड्रॉन इम्प्लीमेंट है। तो इसमें से सारे ऑप्शन, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलक ड्रॉन देसी प्लाऊ कैन बी यूज्ड फॉर, बुलक ड्रॉन देसी प्लाऊ
यूज हो रहा है किसके लिए? प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन में यूज होता है ये, या सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन में, या सोइंग पर्पस, सीड की जो सोइंग हो रही है उस पर्पस में यूज होता है, या फिर ऑल ऑफ द थ्री, या फिर ये सारे ऑप्शन करेक्ट है। तो जो देसी प्लाव होगा, देसी प्लाव क्या, इंडिजीनियस प्लाव बोल सकते हैं उसको। तो किस में आएगा ये? इसका ऑप्शन होगा प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, डीप प्लॉइंग करता है। इसका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बुलक ड्रॉन देसी प्लाऊ इज ए, मतलब बुलक ड्रॉन जो देसी प्लाऊ है वो क्या है, प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट है, या नो टिलेज है, या फिर इनमें से दोनों है? तो बुलक ड्रॉन जो इम्प्लीमेंट है वो क्या होता है, देसी प्लाऊ जो है वो एक प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखते हैं, बुलेट ड्रॉन पैडी पडलर इज यूज्ड फॉर। अब पडलर क्या होता है, पडलिंग प्रोसेस क्या होती है? जो पैडी धान की खेती जब करते हैं, सोइंग करते हैं, तो उस समय क्या होता है, जो खेत रहता है, फार्म फील्ड रहती है, उसमें क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करना रहता है, स्थिर वहां पे रोकना रहता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक पडलिंग प्रोसेस करते हैं। मिट्टी को क्या होता है, बार बार रोटेशनल जो इम्प्लीमेंट रहता है उससे रोटेट करते हैं कि अंदर क्या होता है, उससे एक हार्ड पैन बन जाए, तो जिससे वाटर का जो इन्फिल्ट्रेशन अंदर हो रहा है मिट्टी का, तो वो रुक जाए। तो ये पूरी क्या कहलाती है, पडलिंग प्रोसेस। तो बुलक ड्रॉन पैडी पडलर इज यूज्ड फॉर प्राइमरी टिलेज के लिए यूज हो रहा है, या पडलिंग वेट फील्ड के लिए, या ड्राई प्लॉइंग के लिए, या फिर इनमें से सारे ऑप्शन सही हैं। तो पैडी पडलर किस में होता है, एक वेट फील्ड में होती है ये। तो ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी क्या होगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द शेप ऑफ फरो स्लाइस कट बाय देसी प्लाउ इज। जो फरो स्लाइस, जो फरो मतलब क्या होता है, एक नाली टाइप की जो इस शेप में कटते हुए जाती है, एक वी शेप में फरो स्लाइस। तो देसी प्लाव से कौन से शेप में कटता है वो, तो वी शेप में कटता है। ये जो शेप है, इस शेप में नाली बनती हुई फरो बनता हुआ जाएगा, किससे, जो देसी प्लाव है। ये देखिए, देसी प्लाव क्या कर रहा है, एक फिगर में देख भी सकते हैं, वी शेप बन रहा है देसी प्लाव से। तो और वैसे ऐसे ही जो देसी प्लाव से एक वी शेप फरो बन रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कि प्लॉइंग और सॉयल इन्वॉल्व्स, मतलब जो प्लॉइंग ऑफ सॉयल इन्वॉल्व्स क्या हो रहा है, कट कर रहा है सॉयल को, या इन्वर्जन कर रहा है, सॉयल को ब्रेक कर रहा है, या फिर इसमें से सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। तो प्लॉइंग क्या करता है, कट भी करता है सॉइल को, इन्वर्जन मतलब पलटता भी है, और इसको क्या करता है, सॉइल को ब्रेक भी करता है। तो इसमें से तीनों ही ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शन होंगे। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसमें से, सही ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखते हैं बच्चों, व्हेन डेप्थ ऑफ प्लॉइंग इज मोर देन 15 सेंटीमीटर इट इज नोन एज। अब जैसे किसी प्लॉइंग ऑपरेशन हो रहा है और डेप्थ उसकी क्या हो रही है, 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो किस कैटेगरी में आएगा, नॉर्मल प्लॉइंग की कैटेगरी में आएगा, या डीप प्लॉइंग की कैटेगरी में आएगा, या शैलो प्लॉइंग की कैटेगरी में आएगा, या फिर जो जीरो प्लॉइंग है, मतलब कोई भी प्लॉइंग ऑपरेशन नहीं है उसमें, तो उसकी कैटेगरी में आएगा। तो क्या होता है, अगर 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा डीप तक इम्प्लीमेंट जा रहा है या कट कर रहा है सॉइल को, तो वो क्या किसके अंडर में आता है, डीप प्लॉइंग के अंडर में आता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन 27 देखते हैं, नॉर्मल प्लॉइंग इज डन अप टू ए डेप्थ ऑफ अबाउट, मतलब जो नॉर्मल प्लॉइंग होती है कितने डेप्थ तक में होती है, 50 सेंटीमीटर की डेप्थ तक में, या 15 सेंटीमीटर, या 2 सेंटीमीटर,
या फिर एक 100 सेंटीमीटर के डेप्थ में होती है। तो नॉर्मल प्लॉइंग हम लोग देख चुके हैं, ये क्या होता है, एक 15 सेंटीमीटर की डेप्थ में होती है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो नॉर्मल प्लॉइंग नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, डीप प्लॉइंग, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट, मतलब इनमें से कौन सा प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट है, डिस्क प्लाउ है, एमबी प्लाउ है, सब सॉइलर है, या फिर इनमें से सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो डिस्क प्लाउ भी क्या होता है, एक प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट है, एमबी प्लाउ भी प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट है, और सब सॉइलर भी एक प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये तीनों ही इम्प्लीमेंट डीप प्लॉइंग करते हैं, अंदर तक मिट्टी को काटते हैं। तो ऑप्शन जो डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स आर, मतलब इनमें से दो प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट कौन कौन से हैं, मोल्ड बोर्ड प्लाउ और डिस्क हैरो। ये क्या होगा, तो मोल्ड बोर्ड प्लाउ इसमें से प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट है, बट डिस्क हैरो क्या कहलाता है, ये सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, गलत। अब ऑप्शन बी देखते हैं, डिस्क प्लाउ एंड डिस्क हैरो। तो इसमें भी क्या आ गया, डिस्क हैरो आ गया। तो डिस्क हैरो भी क्या है, प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट नहीं है, वो एक सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, रॉन्ग। अब ऑप्शन सी देखते हैं, जैसे डिस्क हैरो एंड कल्टीवेटर। तो इनमें से दोनों ही जो इम्प्लीमेंट है, वो दोनों ही इम्प्लीमेंट किसके अंदर आते हैं, एक सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट है ये। तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा। लास्ट ऑप्शन क्या है, एमबी प्लाउ एंड सब सॉइलर। तो ये दोनों, एमबी प्लाउ हो गया, सब सॉइलर हो गया, दोनों ही क्या है, प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट है। तो ऑप्शन डी क्या होगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल फॉर द फ्रॉग, मतलब जो फ्रॉग, जो एमबी प्लाव में जो फ्रॉग दिया रहता है, फ्रॉग क्या करता है, तीन जो पार्ट्स हैं एमबी प्लाव के, उसको क्या करता है, जोड़ के रखता है। जैसे कि जो मोल्ड बोर्ड है, और जो लैंड साइड है, और जो पार्ट्स हैं उसके, शेयर, शेयर क्या करता है, कट करने का काम होता है शेयर का। तो ये तीनों पार्ट को क्या करता है, एक अटैच करके रखता है, तो वो कहलाता है फ्रॉग। अब ये इसका मटेरियल कौन सा रहता है, ये किस मटेरियल का बना रहता है, माइल्ड स्टील का, या चिल्ड कास्ट आयरन का, या सॉफ्ट सेंटर स्टील का, या फिर एक गन मेटल का। तो फ्रॉग किस मटेरियल का बना रहता है बच्चों, माइल्ड स्टील, जो माइल्ड स्टील रहती है उसका बना रहता है। जैसे कि इमेज में देख भी सकते हैं, ये फ्रॉग हो गया, तो इससे मोल्ड बोर्ड अटैच है, शेयर अटैच है, और ये फिर क्या है, लैंड साइड अटैच है। तो तीन पार्ट को ये अपने में अटैच रखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इम्प्लीमेंट बाय पावर यूनिट इज कॉल्ड। तो टोटल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है एक इम्प्लीमेंट में, तो इस पूरी पावर यूनिट को बच्चों क्या कहते हैं, पुल कहते हैं, या ड्राफ्ट, या साइड ड्राफ्ट, या फिर यूनिट ड्राफ्ट। तो ये जो टोटल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, मतलब टोटल जो पूरा फोर्स लग रहा है एक इम्प्लीमेंट में, अ, तो उस पूरी पावर यूनिट को क्या कहते हैं, ड्राफ्ट कहलाता है वो। तो ऑप्शन जो बी है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हॉरिजेंटल horizontal component of pull perpendicular to the line of motion is called, तो क्या कहलाता है ये, ड्राफ्ट कहलाता है, या साइड ड्राफ्ट, या ट्रांसवर्स कंपोनेंट, या पुल। तो जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट, जो हॉरिजेंटल पुल कंपोनेंट ऑफ पुल परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन, मतलब जो हॉरिजेंटल जो पुल लग रहा है, वो क्या है, जो लाइन ऑफ मोशन में ट्रेवल जो कर रहा है ट्रैक्टर प्लस इम्प्लीमेंट, उसके परपेंडिकुलर जो पुल लगता है, वो क्या कहलाता है, एक साइड ड्राफ्ट कहलाता है। तो ऑप्शन बी क्या है इसमें, करेक्ट है। तो विच ऑफ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द बिलो इज
मल्टीपर्पज टूल, तो इनमें से कौन सा मल्टीपर्पज टूल है जो एक साथ दो तीन काम कर सकता है? इंडिजीनियस प्लाऊ है, या कल्टीवेटर है, या मल्टीपर्पज टूल बार कैरियर है, या फिर एमबी प्लाऊ है? तो इंडिजीनियस प्लाऊ क्या करता है? सिर्फ एक काम करता है, इसका भी एक ही काम है, मल्टीपर्पज टूल नहीं है ये। कल्टीवेटर भी एक मल्टीपर्पज टूल के अंतर्गत नहीं आता, ना ही एमबी प्लाऊ आता है। तो जो ऑप्शन सी है मल्टीपर्पज टूल बार कैरियर है, ये क्या होता है? मल्टीपर्पज टूल के अंडर आता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा बच्चों? इसमें एक करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो फोर्स एक्सर्टेड अपॉन द इम्प्लीमेंट बाय पावर यूनिट इज कॉल्ड, मतलब जो फोर्स इम्प्लीमेंट में लग रहा है, तो उस पावर यूनिट को अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन भी यही सेम था, तो क्या कहलाता है वो बच्चों? वो कहलाता है पुल, सॉरी, जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा अपॉन द इम्प्लीमेंट बाय पावर। तो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़े थे, देख लेते हैं एक बार। जो टोटल फोर्स एक्सर्टेड, जो पूरा फोर्स लग रहा है इम्प्लीमेंट में, तो वो क्या कहलाता था? ड्राफ्ट। अब सिर्फ जो फोर्स एक्सर्टेड अपॉन द इम्प्लीमेंट बाय पावर यूनिट, तो ये क्या क्या कहलाता है? पुल कहलाता है। जो ऑप्शन ए है वो क्या कहला है? करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेयर्स फॉर यूज इन सैंडी सॉयल आर मेड ऑफ, तो शेयर का क्या काम रहता है? शेयर का काम रहता है मिट्टी को कट करना। तो जो सैंडी सॉयल में अगर यूज कर रहे हैं, तो शेयर किस चीज का बना होगा, किस मटेरियल का बना होगा? चिल्ड कास्ट आयरन का होगा, या कास्ट आयरन का होगा, या फिर माइल्ड स्टील का होगा, या फिर गन मेटल का? तो ये क्या होता है? शेयर भी क्या होता है? माइल्ड स्टील का बना होता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसमें? करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फोर्सेस विच a tool must overcome in cutting, breaking and moving the soil is called, तो जो फोर्स एक विच ए टूल मस्ट ओवरकम, तो कटिंग, ब्रेकिंग और मूविंग सॉइल में जो फोर्स लग रहा है पूरा टूल के द्वारा या इम्प्लीमेंट के द्वारा, तो उसको क्या कहते हैं? यूजफुल सॉइल रेजिस्टेंस है, या पैरासाइटिक फोर्सेस है, या ड्राफ्ट ऑफ इम्प्लीमेंट है, या पुल ऑफ इम्प्लीमेंट है? तो ये क्या होता है? ये ड्राफ्ट ऑफ इम्प्लीमेंट होता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। अब रीजर इज यूज्ड फॉर, रीजर क्या होता है? किसके लिए यूज हो रहा है? मेकिंग फरो, या अर्थलिंग अप ऑपरेशन, या मेकिंग कैनाल्स, या फिर इनमें से सभी ऑप्शन, तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो फरो बनाने के लिए भी रीजर का यूज होता है, अर्थलिंग अप ऑपरेशन में भी होता है, और कैनाल बनाने में भी रीजर का यूज होता है। तो ऑप्शन जो डी होगा, ऑल अबाउट थ्री ऑप्शन ऑपरेशंस आर करेक्ट। ऑप्शन डी क्या होगा बच्चों? इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जैसे बच्चों, द पर्पस ऑफ यूज ऑफ सब सॉइलर इज, मतलब सब सॉइलर के यूज का पर्पस क्या है? डीप्लॉइंग है, या ब्रेकिंग हार्ड पैन ऑफ सॉइल है, या इंटरकल्चर है, या मेकिंग डिचेज है? तो अभी अभी जैसे मैंने बताया था बच्चों कि सब सॉइलर कब यूज होता है? जब मिट्टी के अंदर हार्ड पैन बन जाती है, तो उसको ब्रेक डाउन, उसको तोड़ने के लिए, जिससे कि मिट्टी को लूज कर सके और प्रॉपर एयर क्या हो सके, मिट्टी के अंदर जा सके। तो जो ऑप्शन बी है, ब्रेकिंग हार्ड पैन ऑफ सॉइल, वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। अब जैसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो टाइप ऑफ टिलेज टूल विच वर्क सेटिस्फैक्टरीली विद ए पावर टिलर इज, तो ऑप्शन देख लेते हैं। स्वीप्स, सॉवेल्स, रोटरी टाइप, या फिर नन ऑफ द अबव? तो जैसे कि टाइप ऑफ टिलेज टूल विच वर्क सेटिस्फैक्टरली इन विद ए पावर टिलर इज ए, कौन सा टूल सबसे अच्छा वर्क कर रहा है पावर टिलर में? तो रोटरी टाइप, जो ऑप्शन सी है, वो क्या होगा इसमें? करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे वी कैन क्वांटिफाई सॉयल पल्वराइजेशन बाय, तो कैसे हम लोग सॉयल
पल्वराइजेशन को क्वांटिफाई कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। तो बाई क्लॉड साइज एंड सॉइल एग्रीगेट के द्वारा, या क्लॉड साइज के द्वारा, या सॉइल एग्रीगेट के द्वारा, या फिर इसमें से नन ऑफ दी अबव, कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो जो ऑप्शन ए है, क्लॉड का साइज देख के और जो सॉइल एग्रीगेट कितने मौजूद हैं एक फार्म फील्ड पे, तो उसको पूरा बता के क्या होता है, क्वांटिफाई सॉइल पल्वराइजेशन। तो ऑप्शन जो ए होगा बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपैक्ट सॉयल हैव फॉलोइंग इफेक्ट ऑन पेनिट्रेशन ऑफ टिलेज इम्प्लीमेंट। तो जैसे कि ऑप्शन दिया है इसमें, रिड्यूस करता है या इंक्रीज करता है, या फिर कोई इफेक्ट नहीं लाता, या फिर दोनों, रिड्यूस एंड इंक्रीज दोनों ही करता है। तो जो सॉइल कॉम्पैक्ट हो रही है, दब रही है, तो इफेक्ट कैसे कर रहा है वो, एक टिलेज इम्प्लीमेंट को पेनिट्रेट कैसे कर रहा है, एक टिलेज इम्प्लीमेंट को कैसे करता है वो, रिड्यूस करता है। नहीं, रिड्यूस नहीं, इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन होता है बच्चों। तो क्या कर, अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द लैंड प्लेन्स आर यूज्ड फॉर, जो कि लैंड प्लेन्स होते हैं, जो समतल जमीन होती है, तो किसके लिए यूज होती है, रफ लेवलिंग ऑफ फील्ड के लिए, या टॉप फिनिशिंग ऑफ सॉइल सरफेस के लिए, या प्लैंकिंग के लिए, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो रफ, जो लैंड प्लेन्स है वो किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, रफ लेवलिंग ऑफ फील्ड, जो रफ लेवलिंग होती है फील्ड्स की। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसमें से, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं फंक्शन ऑफ सब सॉइलर क्या होता है। तो सब सॉइलर का फंक्शन क्या है, बीज को बोना, सोइंग ऑफ सीड्स, या सेकेंडरी टिलेज का इम्प्लीमेंट है ये, या ब्रेकिंग ऑफ हार्ड पैन ऑफ सॉइल, या होइंग और वीडिंग, वीड निकालने के लिए, या होइंग के लिए। तो अभी अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन देख चुके हैं कि सब सॉइल का क्या काम होता है, ब्रेकिंग ऑफ हार्ड पैन ऑफ सॉयल। तो ऑप्शन सी जो होगा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। अब जैसे क्वेश्चन 44 देखते हैं। द आइडियल मॉइस्चर कंटेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट इज। तो जो मॉइस्चर कंटेंट, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़े थे, जैसे क्रॉप्स होती हैं उसमें मॉइस्चर कंटेंट हार्वेस्टिंग के लिए कितना चाहिए, वैसे ही एक प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट को भी फार्म फील्ड में वर्क करने के लिए एक आइडियल मॉइस्चर चाहिए। तो कितना रहता है, लोअर प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉयल, ऑप्शन बी देखते हैं, अपर प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉयल, या फिर बोथ ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही है, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो आइडियल मॉइस्चर कंटेंट कितना चाहिए प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट को वर्क करने के लिए, तो लोअर प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉयल, जो ऑप्शन ए है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 45 में। द नॉर्मल ऑपरेटिंग डेप्थ ऑफ सब सॉइलर रेंजेस बिटवीन। तो सब सॉइलर का जो ऑपरेशन जो फील्ड में कर रहा है, तो इसकी नॉर्मल डेप्थ कितनी होती है। तो सबसे ज़्यादा सब सॉइलर की ही डेप्थ होती है, अभी बताया था मैं, 45 से 60 सेंटीमीटर भी जाता है, 70 सेंटीमीटर भी जाता है। तो जो ऑप्शन सी है 45 टू 75 सेंटीमीटर, वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी क्या होगा बच्चों इसमें, करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाउ प्लाउ बेस्ट सूटेड फॉर ड्राई लैंड कंडीशन इज। कौन सा प्लाउ ड्राई लैंड कंडीशन में अच्छा वर्क करेगा, अच्छा सूट करता है इम्प्लीमेंट। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। डिस्क प्लाउ हो गया, लिस्टर प्लाउ होगा, सब सॉइलर हो गया, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो जो डिस्क प्लाउ है वो सबसे ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा, अच्छा बेस्ट कंडीशन में वर्क करेगा, कहाँ पे, ड्राई लैंड पे। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं क्वेश्चन 47 देखते हैं। टिलेज प्रैक्टिसेस फॉर मॉइस्चर कंजर्वेशन आर। मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए टिलेज प्रैक्टिसेस है, तो कौन से टाइप का टिलेज है, स्टबल टिलेज है, डीप टिलेज है, सरफेस टिलेज है, या इनमें से सभी। तो स्टबल टिलेज, डीप टिलेज, सरफेस टिलेज वो क्या होता है, मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए हेल्पफुल है। तो
तीनों ही ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखते हैं, इन जीरो टिलेज द एक्सटेंट ऑफ सेविंग ऑफ डीजल इज। तो जो डीरे जीरो टिलेज है तो इसमें डीजल कितना सेव हो रहा है, कितने परसेंट सेव कर सकते हैं। तो जीरो टिलेज ऑपरेशन, अगर कोई टिलेज ऑपरेशन एक फील्ड में नहीं हो रहा तो अप्रॉक्स 50% तक जो फ्यूल का सेविंग है वो हम लोग डीजल का सेविंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीरो टिलेज एडवांसेस बीट सोइंग बाई। मतलब जीरो टिलेज कैसे एक एडवांटेज दे रहा है बीट की सोइंग को। तो इसमें 1 से 2 दिन का एडवांटेज दे रहा है, या 4 से 5 दिन का दे रहा है, 7 से 8 दिन का एडवांटेज दे रहा है सोइंग में, या 9 से 10 दिन का एडवांटेज दे रहा है। तो जीरो टिलेज क्या करता है, 50% तक डीजल भी बचाता है, प्लस जो वीट क्रॉप जो गेहूं की फसल है उसको 7 से 8 दिन का एडवांटेज भी देता है सोइंग में। तो ऑप्शन जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम लोग बच्चों, इन जीरो टिलेज सोइंग फर्स्ट इरिगेशन रिक्वायर्स। मतलब जो जीरो टिलेज, अगर कोई भी टिलेज ऑपरेशन नहीं हो रहा है, जीरो टिलेज ऑपरेशन है, तो इस समय जो क्रॉप लग रही है, सोइंग हो रही है, तो पहला इरिगेशन, पहला पानी उस फसल को कब देना चाहिए, मतलब कितना पानी उसको रिक्वायरमेंट है, मोर वाटर, लेस वाटर, नो चेंज, या फिर नन ऑफ दी अबव ऑप्शन। तो इन जीरो टिलेज सोइंग फर्स्ट इरिगेशन रिक्वायर्स लेस वाटर। तो कम पानी लगता है पहले इरिगेशन टाइम, पहला जो पानी देते हैं क्रॉप को, तो जीरो टिलेज में कम पानी लगता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन जीरो टिलेज वीड इन्फेस्टेशन इज। मतलब जो वीड इन्फेस्टेशन है वो क्या होता है, लेस होता है, मोर होता है, या फिर बराबर सेम ही वही रह जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, वीड का इन्फेस्टेशन क्या होता है, मोर, ज्यादा वीड होता है। क्यों, क्योंकि कोई टिलेज ऑपरेशन उस समय नहीं हुआ रहता है, तो जो पहले भी से वीड उगे हुए हैं वो भी वहां रहते हैं, और जो एक्स्ट्रा वीड्स जो नए आ जाते हैं वो भी और आ जाते हैं। तो इस समय वीट क्या होता है, जीरो टिलेज वाली जो फील्ड रहती है वहाँ सबसे ज्यादा रहता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखते हैं बच्चों, एरिया अंडर जीरो टिल मशीन इन हरियाणा स्टेट ड्यूरिंग ईयर 2000 टू 2000 वाज। तो जो जीरो टिल मशीन जो चल रही है, मतलब हरियाणा का एक स्टेट का एग्जांपल लिया गया है कि 2000 ईयर 2000 2001 में कितने एरिया जीरो टिल मशीन कवर की है, कितने हेक्टेयर की है, 35,000 हेक्टेयर की है, या फिर 40,000 हेक्टेयर की है, या 45,000 हेक्टेयर की है, या फिर 50,000 हेक्टेयर की है। तो ये ये एग्जाम पर्पस के लिए बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो ऑप्शन ए है, 2000 से 2001 के ईयर में जीरो टिल मशीन जो एरिया कवर की थी हरियाणा स्टेट में, वो की थी 35,000 हेक्टेयर में। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ जीरो ड्रिल या फिर नो टिल ड्रिल वाज डेवलप्ड बाय। मतलब इसका जो जीरो टिल ड्रिल है या नो टिल ड्रिल है, इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप कहाँ पे बना था, पीएयू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बना था, या जीबी पंत में बना था, पंतनगर जो उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, या सीसीएस एचएयू हिसार में हरियाणा में बना था, या इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो IARI है न्यू दिल्ली की, वहाँ बना था। तो जो ये फर्स्ट प्रोटोटाइप जीरो या नो टिल ड्रिल का कहाँ बना था, एचएयू हिसार हरियाणा में बना था। ऑप्शन सी क्या होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट कैपेसिटी ऑफ ए पल्वराइजिंग रोलर इज ए।
आउटपुट कैपेसिटी एक रोलर पोलराइजिंग रोलर कितना दे रहा है, 1 से 1.5 हेक्टेयर पर डे दे रहा है, या 1.5 से 2 हेक्टेयर पर डे दे रहा है, या 2.5 से 3 हेक्टेयर पर डे दे रहा है, या फिर लेस देन 4 हेक्टेयर पर डे। तो इसमें क्या होता है, आउटपुट कैपेसिटी कितनी देता है एक रोलर, तो 1.5 से 2 हेक्टेयर पर डे, जो ऑप्शन बी होगा इसमें करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। तो जो यूजुअली द साइज ऑफ ट्रैक्टर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट ए सब सॉइलर डिपेंडिंग अपॉन डेप्थ ऑफ ऑपरेशन इज, जब सब सॉइलर जब यूज कर रहे हैं तो यूजुअली कितने साइज का ट्रैक्टर या कितनी पावर एचपी, जो हॉर्स पावर है, कितने एचपी का ट्रैक्टर रिक्वायरमेंट होता है, तो ये होगा मोर देन 60 HP। क्यों? क्योंकि डीप प्लॉइंग करता है ये, 75 सेंटीमीटर तक भी डीप जाता है, तो पावर रिक्वायरमेंट क्या होगी, एक ट्रैक्टर को ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो ऑप्शन जो डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं बच्चों। तो ट्रैक्टर ड्रॉन रिजर हैज द रिजर एडजस्टेबल फॉर रिच प्रोफाइल साइज इज, जो ट्रैक्टर ड्रॉन रिजर है तो इसमें जो रेजर का जो प्रोफाइल साइज बन रहा है, मतलब कितना बड़ा साइज बन रहा है, वो कितना होता है। और जैसे ऑप्शन देखते हैं इसके, 350 से 400 mm तक बन रहा है, 435 से 510 mm तक है, या 525 से 550 mm तक है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ट्रैक्टर ड्रम रिचर है तो वो कितने बड़ा साइज रिच का बनाता है, तो वो बनाता है 435 से 510 mm का। तो ऑप्शन बी जो होगा बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। द यूजुअल हाइट ऑफ पैडी स्टबल आफ्टर कंबाइन हार्वेस्टिंग इज, मतलब जब हार्वेस्टिंग पैडी की, धान की हार्वेस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद जो बचा हुआ जो स्टबल, जो स्टैंडिंग स्टेम्स रहते हैं उसके, तो एज ए वो कितनी हाइट में रहते हैं, यूजुअली कितनी हाइट उसकी होती है पैडी के स्टबल की। तो ऑप्शन जैसे देख सकते हैं दिए गए हैं, 15 to 20 सेंटीमीटर है, 30 to 60 सेंटीमीटर है, या 60 to 70 सेंटीमीटर है, या फिर 75 सेंटीमीटर से मोर है। तो जो स्टेबल बच जाते हैं तो किसानों के लिए क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है उसको हटाना। तो जनरली किसान क्या करता है, बल्क में बर्न कर देता है। तो जैसे जो आप लोग न्यूज़ में भी देखे होंगे कि दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ गया, पंजाब में डबल बर्निंग ज़्यादा हो रही, पराली की ज़्यादा जला रहे हैं, तो उसके कारण उसके धुएं से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। तो इसके निवारण या इसको पॉल्यूशन ना हो तो इसके लिए सीआरएम मशीन्स भी बनाई गई हैं। सीआरएम मशीन जैसे क्या होता है, उसी जो क्रॉप रेजिड्यूज हैं, जो डबल स्टैंडिंग जो स्टेम्स बच जाते हैं हार्वेस्टिंग के बाद, उसको क्या करता है, सॉइल में मिक्स कर देता है। बट अब इस क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो यूजुअली जो हार्वेस्टिंग के बाद पैडी स्टेबल कितनी हाइट तक रहता है, 30 to 60 सेंटीमीटर की हाइट तक। तो ऑप्शन जो बी रहेगा वो क्या होगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे वेरियस इम्प्रूव्ड, जो वेरियस इम्प्रूव्ड मेथड, तो वेरियस इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ पैडी स्ट्रॉ मैनेजमेंट आर, ऑप्शन देखते हैं, जीरो टिल ड्रिल, या इनकॉर्पोरेशन इन सॉयल विथ रोटावेटर, या स्ट्रॉ चॉपर कम स्प्रेडर मशीन, या ऑल ऑफ दी थ्री। सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। तो जो पैडी स्ट्रॉ मैनेजमेंट है, जैसे अभी सीआरएम मशीन्स मैंने बताई थी, तो वैसे ही पैडी स्ट्रॉ मैनेजमेंट है, उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से मेथड्स दिए गए हैं, तो जीरो टिल ड्रिल भी यूज कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन इन सॉयल विथ रोटावेटर भी है, स्ट्रॉ चॉपर कम स्प्रेडर मशीन भी है। तो इसमें से जो ए बी सी ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शन है। तो इनमें इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दी एबव। अब आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन में बच्चों, कि पावर रिक्वायर्ड
टू ऑपरेट ए स्ट्रॉ चॉपर कम स्प्रेडर। एक स्ट्रॉ चॉपर कम स्प्रेडर को कितनी पावर रिक्वायरमेंट है, तो कितने एचपी का ट्रैक्टर लगेगा इस इम्प्लीमेंट को चलाने के लिए। तो 25 किलोवाट का ट्रैक्टर लग रहा है, या 30 किलोवाट का ट्रैक्टर, 33 किलोवाट का ट्रैक्टर लग रहा है, या 40 किलोवाट का ट्रैक्टर लग रहा है, या 40 किलोवाट के इक्वल या लेस देन लग रहा है। तो जो ऑप्शन डी होगा, लेस देन या सॉरी मोर देन या इक्वल टू 40 किलोवाट, 40 किलोवाट या फिर 40 किलोवाट से ज़्यादा किलो का जो पावर का ट्रैक्टर होगा वो लगेगा। तो बच्चों आज के लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में। तो देखते हैं ये क्या पूछा गया है। तो द साइज ऑफ स्ट्रॉ आफ्टर यूज ऑफ स्ट्रॉ चॉपर इज अबाउट, मतलब जो बचा स्ट्रॉ रहता है, जो स्ट्रॉ चॉपर को यूज करने के बाद जो स्ट्रॉ का साइज बचता है, तो वो कितना बड़ा रहता है, कितने साइज का वो स्ट्रॉ बच जाते हैं स्ट्रॉ चॉपर चलाने के बाद। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए जैसे दिया है 40 mm, या ऑप्शन बी 50 mm का साइज का रह जाता है, या 60 mm के साइज का, या 60 mm से ज़्यादा, या फिर इक्वल। तो जब स्ट्रॉ चॉपर चलाने के बाद जो स्ट्रॉ का साइज बचता है वो कितना बचता है बच्चों, 50 mm। जो ऑप्शन बी है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऐसे ही बच्चों आज का ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम पर्पस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस